नमस्कार। पिछले 24 घंटे में बीसीसीआई के 3 बड़े विकेट गिर चुके हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन के खिलाफ बगावत का झंडा पहले कोषाध्यक्ष अजय शिर्के और सचिव संजय जगदाले ने बुलंद किया और अब राजीव शुक्ला ने भी आईपीएल कमिश्नर के पद से इस्तीफा दे दिया है। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की बैठक से ठीक पहले राजीव शुक्ला के इस्तीफे से एन श्रीनिवासन पर कुर्सी छोड़ने का दबाव और बढ़ गया है, क्योंकि विवाद की जड़ आईपीएल है, जिसमें श्रीनिवासन की टीम जांच के दायरे में है और उनके दामाद गुरुनाथ मय्यप्पन पुलिस कस्टडी में। हालांकि अब तक श्रीनिवासन ने दबाव के आगे सरेंडर करने का कोई संकेत नहीं दिया है। उल्टे वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और नई शर्तें सामने ला रहे हैं। अब बड़ी बहस इस बात पर है कि क्या श्रीनिवासन और बोर्ड के बाकी सदस्यों के बीच महाभारत छिड़ चुका है। आखिर क्यों अलग थलग पड़ने के बाद भी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं श्रीनिवासन। ये बीसीसीआई का महाभारत है, जिसमें एक और हैं बोर्ड अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और दूसरी तरफ बीसीसीआई के तमाम दिग्गज। राजनीति के धुरंधर अब क्रिकेट की राजनीति की सबसे बड़ी कुर्सी से श्रीनिवासन की छुट्टी करना चाहते हैं और श्रीनिवासन अलग थलग पड़ने के बावजूद ये एहसास कराने में जुटे हैं कि बीसीसीआई के बॉस वही हैं। इसलिए कुर्सी छोड़ेंगे भी तो अपनी शर्तों पर। श्रीनिवासन के खिलाफ बीसीसीआई में घेरेबंदी सिर्फ 24 घंटे पहले शुरू हुई। सचिव संजय जगदाले और कोषाध्यक्ष अजय शिर्के ने इस्तीफा देकर श्रीनिवासन के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका, तो बीसीसीआई के जो सदस्य अब तक श्रीनिवासन के नाम पर चुप्पी साधे हुए थे, उन्होंने अचानक श्रीनिवासन के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू कर दिया। Wait for a day and you'll hear something significant today. कई सारी क्रिकेट एसोसिएशन के लोग भी, अब पदाधिकारी भी खुलकर बोल रहे हैं कि अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आखिर आप क्यों नहीं कह रहे कि सार्वजनिक तौर? इसीलिए वो मीटिंग बुलाई गई है कि अपनी बात वहीं पर आकर रखें। देने का निर्णय मेरा है, न देने का निर्णय भी जो श्रीनिवासन साहब भी काफी सक्षम व्यक्ति हैं और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन क्रिकेट के लिए, ऐसी बात नहीं है। तो अब ये उनका निर्णय है, उनके क्या कारण है मैं नहीं कह सकता उसमें। बीसीसीआई की वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली गई। यह तय लगने लगा कि श्रीनिवासन की कुर्सी ज्यादा से ज्यादा रविवार की शाम तक बचेगी। अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर शशांक मनोहर का नाम तक चर्चा में आ गया, लेकिन तभी श्रीनिवासन फिर से अपनी जिद पर लौट आए। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि श्रीनिवासन अब भी इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। उन्होंने शर्त रख दी है कि शशांक मनोहर को अंतरिम अध्यक्ष के रूप में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि जब पूरा बोर्ड श्रीनिवासन को हटाना चाहता है, तो फिर शशांक मनोहर अंतरिम अध्यक्ष बने या कोई और, इसमें श्रीनिवासन की क्या दिलचस्पी है। जानकार मानते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह है एनसीपी के मुखिया और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार, जिनके साथ श्रीनिवासन का 36 का आंकड़ा है। श्रीनिवासन खेमे को पहले से शक था कि उनके दामाद की गिरफ्तारी के पीछे शरद पवार का हाथ है। आग में घी डाला शरद पवार के इस बयान ने कि अगर वो श्रीनिवासन की जगह होते तो क्रिकेट पर इतना कलंक न लगता। I was in this position and in that period this type of nonsense never happened. No, but if you were in this position, No, but how the to- safety of Indian cricket is at stake. Would you? No, but I will not tolerate this type of thing. That's why question doesn't arise. That situation will never come if I am there. शरद पवार चूंकि बीसीसीआई की सक्रिय राजनीति में नहीं है, इसलिए वो खुद श्रीनिवासन का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। लेकिन उनके बयान के फौरन बाद महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अजय शिर्के ने श्रीनिवासन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। शिर्के ने दो टूक कह दिया कि श्रीनिवासन इस्तीफा दें, वरना वो कोषाध्यक्ष पद छोड़ देंगे। शुक्रवार की शाम होते होते शिर्के ने कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लिहाजा श्रीनिवासन खेमा ये सोचने को मजबूर हो गया कि क्या श्रीनिवासन के खिलाफ शरद पवार का बयान शिर्के के लिए एक्शन में आने का संकेत था। बीसीसीआई की राजनीति समझने वाले मानते हैं कि अजय शिर्के शरद पवार के बेहद करीबी हैं। पुणे के बड़े कारोबारी शिर्के लवासा कॉरपोरेशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, जिसे फायदा पहुंचाने के आरोप में शरद पवार घिरे थे। श्रीनिवासन की घेरेबंदी में शरद पवार की छाप इसलिए भी नजर आने लगी क्योंकि श्रीनिवासन को हटाकर जिन शशांक मनोहर को बीसीसीआई का अंतरिम अध्यक्ष बनाने की चर्चा है, वो भी शरद पवार के ही करीबी हैं। शशांक मनोहर को बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर शरद पवार ने ही बिठाया था। अब ये चर्चा आम है कि क्या शरद पवार ने श्रीनिवासन को बीसीसीआई से किनारा लगाने का इंतजाम पूरा कर लिया है।
इसका जवाब जानने के लिए अब सबकी नजर चेन्नई पर टिकी है, जहां रविवार को बीसीसीआई की बैठक में ये तय होगा कि श्रीनिवासन अपनी मर्जी से पद छोड़ेंगे या फिर उन्हें हटाने के लिए बीसीसीआई के सदस्यों को लाना होगा अविश्वास प्रस्ताव। मुंबई में सत्यप्रकाश और अभिषेक शर्मा और दिल्ली में अजीत श्रीवास्तव के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो पूरी महाभारत छिड़ी हुई है और श्रीनिवासन अभी भी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं, उसी के मूड में दिख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं खेल पत्रकार गौस मोहम्मद, साथ ही हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद जुड़े हुए हैं, लालजी टंडन बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेमेंद्र सुराना पूर्व सदस्य राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, पूर्व क्रिकेटर हैं, ये जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, लखनऊ से अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं कीर्ति जी के पास चलूंगी। कीर्ति जी, कल संजय जगदाले का इस्तीफा, उससे पहले शिर्के का इस्तीफा और फिर उसके बाद आज आईपीएल कमिश्नर के तौर पर राजीव शुक्ला का इस्तीफा, ये देते हुए कहते हुए कि नैतिकता के नाम पर ये दे रहा हूं। तो ये जो पूरी महाभारत छिड़ी हुई है, इसका क्लाइमैक्स क्या देखते हैं आप? किसने इस्तीफा दिया आज? राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला ने इस्तीफा दिया है? उन्होंने आईपीएल कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया है। कौन सा पद? जैसे ही लास्ट मैच खत्म हो गया, उनका साल भर का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आईपीएल के चेयरमैन कहां से रह गए? आप लोग भी झांसे में आ गए। मैंने सोचा कि शायद वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई किसे उन्होंने दिया है। 1 साल उनका कॉन्ट्रैक्ट था, वो पूरा हो गया, फिर अब आईपीएल के अध्यक्ष और दूसरे गवर्निंग काउंसिल के लोगों को चुना जाएगा। कौन सा इस्तीफा, कैसा इस्तीफा, कहां का इस्तीफा? यह तो 2 ईमानदार लोगों ने कल दिया था इस्तीफा। यह किसको आईपीएल की बात कर रहे हैं? बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट से दिया हो तो मानू कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं ये जो पूरा बवाल और विवाद चल रहा था, इससे बहुत आहत और दुखी हुआ फिक्सिंग से, और इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। ये उनका खुद का स्टेटमेंट है। नहीं, तो फिर वो गलत झांसा दे रहे हैं। उनके पास जाके पूछिए, आईपीएल का तो जैसे ही अंतिम मैच खत्म हुआ, आप वैसे ही हट गए, क्योंकि साल भर खत्म हुआ, अब नई गवर्निंग काउंसिल आएगी, नए अध्यक्ष बनेंगे। तो आपने इस्तीफा कहां से दिया है? अरे पद होगा तभी तो इस्तीफा देंगे। अगर 21 दिन पहले दिया होता, जब आईपीएल चल रहा था, तब तो मुझे समझ में आती, जब गड़बड़ घोटाले की बात आ रही थी। तो अभी कौन सा इस्तीफा दिया? जो पद ही नहीं है उस पर इस्तीफा दे दिया है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अखिलेश जी के पास चलूंगी। अखिलेश जी, पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जांच भी अब चल रही है, जांच भी शुरू हो गई है, कल वर्किंग कमेटी की बैठक भी है, दिन प्रतिदिन ये मामला नया मोड़ ले रहा है। तो अब पल्ला झाड़ अपना इसे छुड़ाना चाहते हैं और इसलिए आखिरी वक्त पे अब ये इस्तीफे का नया शिगुफा छोड़ दिया है। नहीं, जो पूरा प्रकरण है उसमें कहीं राजीव शुक्ला जी का कोई लेना देना नहीं। हालांकि भले वो आईपीएल के कमिश्नर रहे हों और जांच उसकी चल रही है, और जो टारगेट पे हैं या जिन पे उंगलियां उठ रही हैं वो बीसीसीआई के चीफ हैं, क्योंकि उनके रिलेटिव का कहीं इन्वॉल्वमेंट प्रमा फेसी पाया गया है। कुछ लोग अरेस्ट हुए, कुछ लोगों ने उनका नाम लिया है और वो अपने पद पर रहते हुए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिलाए हैं, ऐसे आरोप उन पर लगे हैं श्रीनिवासन जी पे। अब ये जो पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से चल रहा है, ये तो बड़ा शॉकिंग है कि देखिए, इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है क्रिकेट का, पूरे हिंदुस्तान में सबसे पॉपुलर गेम है, सबसे ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सबसे ज्यादा बच्चे इसको खेलते हैं, अपना फ्यूचर इसमें देखते हैं, सबसे ज्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व है, और किस तरह से इस एसोसिएशन में न कोई रूल है, न कोई कायदा है, न कोई ट्रांसपेरेंसी है, न कहीं कोई जो इसके बायलाज हैं उसमें तो लग रहा है कहीं कोई डेमोक्रेटिक तरीके से बायलाज भी नहीं है। तो ये क्या हो रहा था? हमारा तो व्यक्तिगत मत ये है कि इसमें बहुत सी चीजें ठीक करने की आवश्यकता है। बहुत सी चीजें, जब पैसा है तो ट्रांसपेरेंसी होने चाहिए, उसका एक एक हिसाब चीज पाई का पाई इन लोगों को खुद देना चाहिए। पूरा बायला, अब जैसे मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूं कि बीसीसीआई के चीफ को हटाया जाने का प्रोसीजर ही नहीं है। अगर ऐसा है तो और गलत बात है, क्योंकि एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन अगर कहीं होता होगा तो हमको लगता है कि सोसाइटीज एक्ट में आता होगा ये। तो आप किसी को अपॉइंट करते हैं और हटाने का प्रोसीजर उसमें नहीं है, तो ये तो इस पर हम कमेंट लेंगे गौस मोहम्मद जी से। गौस मोहम्मद जी, क्या ये जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं कि प्रोसीजर नहीं है हटाने का, मेरे ख्याल से ये कह रहे हैं कि वर्किंग कमेटी के पास हक नहीं है उनको हटाने का, मांग कर सकते हैं वो सिर्फ? क्योंकि तमाम लोग जो बोल रहे हैं वो प्रोसीजर को लेकर नहीं बोल रहे हैं, कायदे कानून को लेकर नहीं बोल रहे हैं। जो तोहमत उनके खिलाफ लगाई गई है, जो जिस तरह उनके दामाद और चेन्नई सुपर किंग के खास को पुलिस ने पकड़ा है, तो उस लिहाज से आपको ये मालूम होना चाहिए कि
जो उनके दामाद हैं वो चेन्नई सुपर किंग के पूरे मैनेजमेंट के साथ हमेशा रहते थे और उनके सामने हर चीज डिस्कस होती थी। वो बड़ी महत्वपूर्ण डिस्कशन होती है जो बाहर नहीं जानी चाहिए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि वो बाहर नहीं गई होगी? जो प्रोसीजर है उसकी बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। 3/4 मेजोरिटी, ये तमाम बात नहीं हो रही है और कीर्ति आजाद जी भी इस बात से सहमत होंगे। यहाँ पर जो तोहमत उनके खिलाफ लगी है, क्योंकि खेल से कोई भी आदमी बड़े नहीं है, चाहे कोई रिजाइन देने वाले हो ना देने वाले हो, खेल अपने आप में सबसे बड़ा है। और रही बात यह कि आईपीएल के कमिश्नर की, आईपीएल का कमिश्नर हर साल बीसीसीआई डिसाइड करती है कि कौन बनेगा। तो राजीव शुक्ला जी को भी अगर बीसीसीआई चाहती तो अगले साल बनाती, लेकिन जैसे ही आईपीएल खत्म होती है तो जो आईपीएल के कमिश्नर का काम है वहीं पे खत्म हो जाता, फिर बीसीसीआई नेक्स्ट सीजन के लिए डिसाइड करती है। पर शीतल, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं आईपीएल का कमिश्नर किसी खिलाड़ी को बनाया जाता, बीसीसीआई का चीफ ना हो खिलाड़ी, क्योंकि यहां पे उसको मालूम होना चाहिए कि खेल में किस किस चीज की जरूरत होती है। ये चेयर गर्ल की या होटल में जाके मुश्किल या इनडिसिप्लिन, इसका खेल से कोई ताल्लुक नहीं है। खेल जो कि भारत का कि जो क्रिकेट की टीम है और जो मयार है, जो स्तर है, जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, दुनिया में सबसे बेहतर है, हम उस पर दाग न लगने दें। और जब दाग लगा तो हमें उसकी सफाई जरूरी है और उसके लिए श्रीनिवासन साहब को बहुत पहले इस्तीफा देना चाहिए। बिल्कुल, हेमेंद्र जी के पास जाऊंगे। हेमेंद्र जी, क्या शुरुआत से ही अगर ट्रांसपेरेंसी बरती गई होती इसकी जांच में या कदम उठाए गए होते तो इस तरह से कीचड़ नहीं फैलता जैसा फैलता हुआ दिख रहा है? हेमेंद्र जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो, लगता है उन तक आवाज हमारी नहीं पहुंच पा रही है। लालजी टंडन के पास चलते। टंडन जी, अगर शुरुआत में ही ट्रांसपेरेंसी बरती गई होती, पहले ही इस्तीफा दे चुके होते श्रीनिवासन या कोई करेक्टिव मेजर्स उठा लिए होते, तो जिस कदर ये कीचड़ अब फैला है और जैसे इस मामले ने जो रूप लिया है वैसा रूप हमें आज देखने को नहीं मिलता। देखिए, देश को इस बात पर एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए कि बाकी व्यापार और सरकारी कामों में तो घोटालेबाजी और भ्रष्टाचार है ही है। खेल में भी अगर इस तरह से होने लगे कि जहां पर सारी दुनिया में जहां हमारे खिलाड़ियों का मान बढ़ना चाहिए था, वहां सब के सब आज किस निगाह से देखे जा रहे हैं। ये किस समाज की बात हम कर रहे हैं? ये किसी खिलाड़ियों का समाज है? यहां तो जुआड़ियों का समाज है, यहां तो जुआड़ियों का, शराबियों का और उन महिलाओं का जो बीच में भूमिका अदा कर रही हैं, इनके बीच में समझौता कराने में ये खेल तो उनके बीच में हो रहा है। लेकिन टंडन जी किसी भी देश के लिए शर्म की बात है कि उसके नामी खिलाड़ी। टंडन जी, लेकिन कड़ा रुख आखिर कौन इख्तियार करेगा? आप ही की पार्टी के युवा नेता हैं अनुराग ठाकुर, जॉइंट सेक्रेटरी थे, अब ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी होंगे हैं। वही ढीली ढीली सी बात कर रहे हैं कि वर्किंग कमेटी जो है वो बैठेगी, उसमें जो देखा जाएगा मामले में बात होगी, फिर उसके बाद बताया जाएगा कि आगे क्या, इस पर हमें आगे कदम उठाना है। वही इस तरह की बात कर रहे हैं, तो कड़े रुख की किससे अपेक्षा करें, उम्मीद करें? देखिए कई कौन क्या कह रहा है और किसका क्या है, ये इससे मुझे मतलब नहीं है। एक नागरिक के नाते मैं या इस देश का कोई भी नागरिक शर्म से झुका जा रहा है सारी दुनिया में, जब उसका नाम ये हो रहा है कि यहाँ के खिलाड़ी और किस तरह से जुआ खेल रहे हैं, किस तरह से दगाबाजी कर रहे हैं, किस तरह से आम जो दर्शक है उसको लूट रहे हैं, कि क्या क्या किस स्तर तक जा रहे हैं। चिंता के लिए ये बात है कि हमारा देश और समाज कहां जाएगा। हम खेल के क्षेत्र में भी अगर अपना मुंह काला लेकर जाएंगे, जैसे कोयले की घोटालों में जा रहे हैं, इस तरह का हमारा स्वरूप अगर बढ़ेगा, कहां हम ठहरेंगे दुनिया में? किस शक्ल के साथ ये देश अपना माथा ऊपर कर सकेगा? और ये व्यवस्था हमारे समझ में नहीं आती है कि कोई किसी को हटा नहीं सकता और कोई किसी के लिए कोई नियम है और किसी ने कोई इस्तीफा दिया और क्यों दिया। सवाल ये है कि जो भी हो जी, अगर जिसके मुखिया जो रहा है उसके अधीन अगर इतना बड़े ये भ्रष्टाचार के खेल हुए हैं, इतना खिलाड़ियों के बदनामी हुई है, इतना दुनिया भर में भारत की चीचा लेदर हुई है, इतना काला धन का इसमें उपयोग हुआ है,
जो सारे कानून कायदे और नैतिकता को किनारे रखकर ये खेल नहीं है, ये अनैतिकता का एक उदाहरण है। चलिए मैं कीर्ति जी के पास जाऊंगी। कौन? मैं कीर्ति जी के पास जाऊंगी। कीर्ति जी तो सामने आना होगा। कीर्ति जी, जिस तरह से ये ड्रामेटिक इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, एक के बाद हम एक इस्तीफे देख रहे हैं, ये इसके पीछे आपको क्या पॉलिटिक्स दिख रही है? क्या ये सब पॉलिटिकल बॉसेस के इशारों पर हो रहा है? क्या बैकग्राउंड पॉलिटिक्स इसके पीछे आप देख रहे हैं? इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। इसका बैकग्राउंड सिर्फ भ्रष्टाचार है जो यहाँ जड़ों तक, नींव तक में पहुंच चुकी है। इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। यदि यह सच में चाहते थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो तो स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग कर सकते थे। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रावधान है। इसमें 3/4 आवश्यकता आपको सदस्यों की है जो उसमें आकर वोट करें, लेकिन इनमें से किसी के पास हिम्मत नहीं है कि वह इस्तीफा मांगे। उसका कारण बहुत सीधा है कि ऐसे 6 एसोसिएशन हैं जिनके ऊपर खुद आरोप, गंभीर आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत उनको देखा जा रहा है। दिल्ली में एसोसिएशन है, उसके ऊपर सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिस जो सबसे बड़ी होती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की, उसने अपना पूरा करके यहां खत्म कर दिया है। 3 अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर 1 दिवसीय मैच और आईपीएल के टूर्नामेंट के बाद 2 से 4 करोड़ रुपए के 420 का केस चल रहा है। ऐसे अध्यक्ष भी बैठे हैं जिन्होंने कि जो पैसा क्रिकेट का आया था, पर्सनल लोन किसी को 2 करोड़ का दे दिया है जो आप दे नहीं सकते हैं। तो यह लोग आगे बढ़कर नहीं मांग रहे हैं इस्तीफा। उसका कारण यह है, इनको डर है कि कल हम स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर इनका इस्तीफा मांगे या वैसे भी मांग लें तो हमारे राज्य एसोसिएशन के लोग आकर हमसे न मांगना शुरू कर दें कि आप भी या तो साइड में हो जाइए, स्टेप डाउन, या फिर आप इस्तीफा दीजिए क्योंकि हमारे ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। तो यह एक बड़ी सीधी बात है हमारे सामने है। मेरी बला से कोई आए कोई जाए, श्रीनिवासन रहे नहीं रहे, मुझे तो क्रिकेट साफ चाहिए। क्या इस्तीफों से क्रिकेट साफ हो सकता है गौस मोहम्मद साहब? तो आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल गौस मोहम्मद साहब, ये सवाल आपसे है, क्या इस्तीफों से क्रिकेट साफ हो सकती है? आप कीर्ति आजाद एक क्रिकेट का मैंने खुद कीर्ति को खेलते हुए देखा है। मेरे ख्याल से अगर क्रिकेट आज कीर्ति आजाद होते तो 2020 के चैंपियन होते। इनके चौके छक्के मैंने बहुत देखे हैं। ताहिर नक्काश की जिन्होंने पिटाई जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में की थी वो भी मैंने देखी है, और क्योंकि मेरे स्कूल के बाजू में इनका स्कूल था। तो ये सही कह रहे हैं कि इस्तीफे से क्रिकेट जो है साफ नहीं हो सकती, लेकिन अगर क्रिकेट जो खेल है अगर उसके ऊपर कोई ऐसी तोहमत लगती है तो वहां पर इस्तीफे की बात हो रही है। अन्यथा किसी के इस्तीफे से कोई चीज साफ होने वाली नहीं है। पर क्रिकेट, क्योंकि भारत में कम से कम एक पैशन, एक जुनून है, वहां इस तरह की नुक्ताचीनी ना हो एक अध्यक्ष को लेके, क्योंकि सारे के सारे जो युवा हैं और तमाम खेल प्रेमी हैं वो इससे बड़ी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। हमारे साथ प्रभु जी भी जुड़ चुके हैं। प्रभु चावला इस वक्त हमारे स्टूडियो में। प्रभु जी, अभी राजीव शुक्ला के इस्तीफे की बात आई, उससे पहले कल हमने संजय जगदाले का इस्तीफा देखा, अजय शिर्के का इस्तीफा देखा। कीर्ति जी ने एक बड़ा सवाल उठाया कि क्या इस्तीफों से जो एक बौछार लगी है, इससे क्रिकेट साफ हो जाएगी या साफ हो सकेगी? इस सवाल से ये स्पष्ट है कि श्रीनिवासन के जो इस्तीफा दिया उन्होंने वो तो टर्म खत्म हो गया, और वो कह रहे हैं कि उनका टर्म खत्म हो गया। ये किस नाम का ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं? कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आया हूँ। हम लोग कई बार पढ़ते नहीं है, जो आता है वो एक स्पॉट न्यूज चलानी है तो चला देते हैं। आईपीएल कमिश्नर पहले ललित मोदी 5 साल के अपॉइंट हुए थे। उसके बाद जब उनको हटा दिया गया रात भर बिना इंक्वायरी के, आज वो कहते कि इंक्वायरी कर लो तब इस्तीफा दूंगा, तो ललित मोदी को बिना इंक्वायरी क्यों हटा दिया गया? ये सवाल बाद में उठेगा, तो देखते हैं उसके बाद में। परंतु उस वक्त ये फैसला हुआ कि हर बार आईपीएल कमिश्नर की टर्म खत्म हो जाएगी, 1 साल के लिए बने जाएंगे। जैसे ही आईपीएल खत्म होता है तो जब नेक्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग होती है सितंबर में, उसमें आईपीएल बदल जाते हैं। तो इसलिए उनकी टर्म आईपीएल जैसे ही खत्म हुआ, राजीव शुक्ला या बाकी जितने लोग हैं उन सबकी टर्म टेक्निकली खत्म हो गई है। अब नए आईपीएल कमिश्नर अपॉइंट होने हैं। उन्हें 2 महीने पहले इस्तीफा दे दिया, हालांकि आईपीएल कोई है नहीं, तो इसके मायने नहीं बनते कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट है और बाकी लोग भी वाइस प्रेसिडेंट, वहां से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया अभी तक। जय जगदले ने अपने सेक्रेटरी से इस्तीफा दिया है, पर राजीव शुक्ला जी ने केवल आईपीएस कमिश्नर की पोस्ट से इस्तीफा दिया है, जिनकी टर्म 1 साल में खत्म होने। यही शायद कीर्ति आजाद कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल, यही बात कही उन्होंने। लेकिन ठीक आपने प्रभु जी, यही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो फिर ये बात क्यों कहते हैं कि जो फिक्सिंग विवाद है इससे दुखी होकर मैंने ये कदम उठाया? नहीं, वो दुखी तो होंगे, मिसलीडिंग स्टेटमेंट तो नहीं देना चाहिए ना। दुखी अब वो इतने दिनों बाद भी हो रहे हैं। नहीं, दुखी तो पहले देते ना इस्तीफा।
आप मेरे से पूछे या उनसे पूछे? आप नाम ले लिया प्रभु जी आपसे। तो उसमें दुखी तो इसलिए क्योंकि भी राजनीतिक नेता कोई भी हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो पब्लिक लाइफ के अंदर है। पब्लिक लाइफ में लोग, अगर आपके ऊपर लोग लांछन किसी किस्म का लगा रहे हैं कि आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो पब्लिक के दबाव में आकर के वो राजनीतिक, उनका कैरियर जो है क्रिकेट में कम है, राजनीति में ज्यादा है। आज वो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, कल उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बनना है, और आईपीएल के कमिश्नर है, उसके अंदर कोई धांधलेबाजी निकली तो उनके ऊपर भी लग सकता है। इसलिए उनको दुख तो होगा, कोई भी क्रिकेट प्रेमी होगा उसका दुख भी होगा, परंतु अभी तक ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट क्लियर है। तो मेरे को लगता है कि आजकल के राजनीतिक नेताओं को क्रिकेट से बिल्कुल अलग हो जाना चाहिए। कोई भी राजनीतिक नेता क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में कुछ ना कुछ गलत होता रहेगा। इतने सारे गेम होते हैं, तो उनका कसूर उसमें हो या नहीं हो, उनके ऊपर लांछन जरूर लगने वाला है। अभी तक किसी भी ऑफिस बेरर ने, जो पॉलिटिकल ऑफिस बेरर हैं, उसने किसी ने इस्तीफा अभी तक नहीं दिया है। जितने भी राजनीतिक नेता आईपीएल में है या बीसीसीआई में है, उसमें से किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है। ये बात देख करके चलिए कि राजनीतिक नेता इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। सवाल ये उठता है कि अगर वो क्लीन करना चाहते हैं, उनके हाथ में सत्ता है, उनके हाथ में पावर है, उनकी पावर ज्यादा चलती है। जगदीश जगदल साहब शरीफ आदमी है, उसके बाद शिरके साहब वो इंडस्ट्री छोटे मोटे हैं, बाकी किसने इस्तीफा दिया है? मेरे को लगता नहीं कि पॉलिटिकल लोगों ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। बिल्कुल, ये सवाल मैं अखिलेश जी से पूछूंगी। अखिलेश जी, पॉलिटिकल लोगों ने आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी आज सुबह तक बार बार ये बात हो रही थी कि राजीव शुक्ला इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, और अब ये बताया जा रहा है कि उनका टेन्योर खत्म हो गया था। तो जो लोग इस्तीफा सुबह तक मांग रहे थे, इस्तीफा देने के बाद अब वही लोग बता रहे हैं कि उनका टेन्योर तो अपने आप खत्म हो गया। मैंने नहीं मांगा कोई इस्तीफा, बात छोड़िए। वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम नहीं, आईपीएल कमिश्नर की भी बात हो रही थी, उसके दिया जाएगा। देखिए, मैं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। एक आरोप लगे, उसकी जांच हो रही है। इसके दो पहलू है। एक तो जो करप्शन सामने उभर के आया है, उसकी ठीक से जांच हो रही हो, जांच हो। दूसरा पहलू है कि क्या ऐसा करे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसके लोग, कि आगे ये एकदम ट्रांसपेरेंट, नीट एंड क्लीन हो। क्या इस्तीफा देने से हो जाएगा? क्यों नहीं? लेकिन प्रभु जी ने, अखिलेश जी, प्रभु जी ने बात ये उठाई है कि नेताओं को इससे अलग हो जाना चाहिए। आपकी पार्टी के कई लोग सवाल ये उठाया कि हर वही मैं कह रहा हूँ, अगर नेता अलग हो जाएंगे, मैं वही उसी का जवाब दे रहा हूँ। नरेंद्र मोदी हैं, अरुण जेटली हैं, राजीव शुक्ला हैं, ये राजनीतिक नेता इस्तीफा यादव हैं, ये सारी पार्टी के लोग ऑफिस में रहे हैं। प्रभु जी की बात का जवाब दे रहा हूँ, प्रभु जी की बात का जवाब दे रहा हूं कि इस्तीफा दे देने से क्या क्रिकेट में कंट्रोल बोर्ड में जो रूल रेगुलेशन और जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जो कायदे कानून होने चाहिए, वो ठीक हो जाएंगे। जो भी आएगा, जब तक आप इसमें सारी चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एसोसिएशन है, ये किसी की अपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है। और एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन से लेकर के नेशनल तक बनता है, एक पिरामिड बनता है। हम भी स्पोर्ट्समैन जानते हैं इन सब चीजों को। तो क्यों इस तरह से, क्यों उसके पैसे की ठीक से ऑडिट नहीं होती है? क्यों उसके पैसों की, आमदनी की, और जो यूनिटियों को दी जाती है उसको वेबसाइट पर नहीं रखी है? आपस में जब आदमी कानून बनाएगा तो अपने हित की चीज उसमें रखेगा। जी, वो कुछ ऐसा करे कि लोगों का अब एक खुलासा हुआ है। लोग 10 दिन से लोग इसमें चिंतित हैं, आरोप लग रहा है, लोग मायूस हो रहे हैं। तो आज एक अवसर है कि इसको इतना नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट कर दें, आगे बढ़ के क्रिकेट में जो लोग एसोसिएशन में उनको ये बातें हम ये कमियां थी, हम इसको कम ठीक करते हैं। तो जो भी है करें, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। अखिलेश जी, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। पहले एक बात बताइए, आज कांग्रेस नेता होने के सवाल के मैं पूछना चाहता हूँ दोनों से, आरटीआई के अंदर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन या बीसीसीआई क्यों नहीं आ रही? आप उसके समर्थक हैं कि नहीं है? कि जितने भी कांग्रेस के मंत्री हैं या बीजेपी के बड़े हम समर्थक हैं, हम समर्थक हैं। फिर हम इसके समर्थक हैं, लेकिन इसमें हम पूरी बात कर लूँ, एक बार पूरी बात कर लूँ मैं कि अभी पूरी बात कर लूँ। जो बिल अजय माकन ने लाया था, उसके विरोध में कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग सब मिलकर के प्रधानमंत्री के पास गए थे कि इसके ऊपर आरटीआई में नहीं लाना चाहिए। अभी भी एप्लीकेशन पड़ी है और सुप्रीम के अंदर एफिडेविट फाइल किया है बोर्ड ने, जिसमें बीजेपी के, कांग्रेस के, एनसीपी के सब नेता शामिल हैं कि आरटीआई के अंदर बीसीसी नहीं आनी चाहिए। सरकार क्यों नहीं करती आरटीआई? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये लोग अगर नहीं, ये लोग क्यों नहीं आरटीआई में आना चाहते हैं? यहीं पे शंका शुरू होता है। देखिए, यहीं पे नियत में खोट की शुरुआत होती है।
क्यों नहीं आना चाहते हैं? ये लोग क्लू लेते हैं कि हम गवर्नमेंट से जब ऐड नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट का पैसा नहीं लेते हैं, तो हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते। मेरी बात होने दें। ये लोग एक बेस इनके पास है कि हम गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए हमारा ये दायरे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, एक इसमें प्रोविजन बनता है, लेकिन गवर्नमेंट से बहुत तरह के ये लोग वो लेते हैं, सहायता लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। हम कहते हैं कि खुद क्रिकेट के लोगों को ये चाहिए कि अपनी विश्वसनीयता स्थापित करें, पुनर्स्थापित करें। अब वो कैसे करते हैं? सब बहुत जिम्मेदार लोग हैं, सार्वजनिक जीवन के लोग हैं। वो आज जो बात हो रही है हम उन पर छोड़ते हैं, क्योंकि वो लोग जिम्मेदार लोग हैं, उन पर छोड़ते हैं। वो व्यवस्था करें कि लोगों का आस्था इसमें पनपे। अखिलेश जी ने ये कहा कि ये एक पैसा नहीं लेते, बात बिल्कुल सही की इन्होंने, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लैंड पे 5,000 करोड़ की जमीन जैसे दिल्ली में है, 24 लाख रुपए साल पर इनको मिलती है। पुलिस बंदोबस्त फ्री होता है। फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो फिर ये सरकार से लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करते हैं, राष्ट्रगान का इस्तेमाल विदेशों में होता है, और कभी भी किसी प्रकार की परमिशन बाहर से कोई टीम आई तो वीजा ये भारत से लेते हैं। इस प्रकार के और इंडियन टीम नहीं बोलते हैं, मुझे अवार्ड सब सरकार इंडियन टीम नहीं बोलते हैं, कहते हैं मैं बीसीसीआई टीम हूं। क्या कह रहे हैं? मैं क्या जी कीर्ति जी आप अपनी बात खत्म कीजिए। हाँ, तो यह सारी चीजें हैं। फिर ये कहते हैं हम स्वायत्ता बॉडी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, फिर ये इंडिया के नाम से क्यों खेलते हैं बाहर? ये बीसीसीआई के नाम से क्यों नहीं खेलते हैं? इंडिया नाम कैसे उपयोग करेंगे आप मुझे बताइए। राष्ट्र ध्वज इस्तेमाल करोगे, राष्ट्रगान का इस्तेमाल करोगे, तुम इंस्टीट्यूशनल रेट पे लैंड लोगे, तुम पुलिस बंदोबस्ती में करोड़ों रुपया फ्री में लोगे, तुम वहां पे ट्रैफिक की व्यवस्था करवाओगे, तुम्हें बाहर जाने के लिए वीजा चाहिए, परमिशन लोगे, तुम सरकार से लोगे। तुम्हें अगर बाहर से कोई कप लेके आना है तो चाहते हो कि भाई उस कप के ऊपर हमें इनकम टैक्स फ्री हो जाए, पैसा तुम कमाते हो। इनकम टैक्स के 225 करोड़ रुपए की गड़बड़ी तुमने कर रखी है, 2006 से अभी तुम पे विवाद चल रहा है। तुम अब एक कमर्शियल एक्टिविटी हो गए, इंस्टीट्यूशनल रहे नहीं हो, 50,000 करोड़ की तुम्हारी संपत्ति है और इंडिया का नाम तुम इस्तेमाल करते हो, और फिर कहते हो हम आरटीआई में नहीं आएंगे। क्यों भैया? तुम कोई खास उसके मटेरियल के बने हो? बिल्कुल। अखिलेश जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं तो खुद ही कह रहा हूं। देखिए, मैंने कहा कि इसमें बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। आज ये अवसर है, सारे लोग आज कटघरे में क्यों खड़े हैं? क्योंकि उंगलियां उठी हैं, चीजें सामने आ रही हैं, और 8 दिन से पूरे देश में कोहराम मचा है चैनलों पे। तो ये लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इस क्रिकेट एसोसिएशन को, इस क्रिकेट को इतना नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट स्वरूप दें कि लोगों को इस पे शंका ना हो, भविष्य में इस तरह की चीजें ना हो। क्योंकि एक 10 साल के बच्चे से लेकर के वो अपना कैरियर इसमें देखता है, अपना फ्यूचर देखता है। कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, वो सब हाथ होंगे, जो इसके प्रेमी है वो भी हाथ हैं, तो जिम्मेदार लोग हैं। इसी पर मैं हेमेंद्र सुराला जी, आप क्रिकेटर भी रह चुके हैं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं। बात हो रही है कि ट्रांसपेरेंसी और पूरी सफाई होनी चाहिए क्रिकेट की। आपने नेताओं को भी झेला है, देखा है एसोसिएशन चलाते हुए। क्या आप ये मानते हैं कि नेताओं की वजह से ही जो आज हम ये कबाड़ा देख रहे हैं, जो स्थिति देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी इसकी जिम्मेदारी नेताओं की है और उन्हीं की वजह से ये हाल हुआ है? लगता है वो पूछ रहे हैं। जी आप इससे सवाल पूछा है, आप सुन पाए सवाल या फिर से नहीं? लगता है उन तक आवाज नहीं जा पा रही। हाँ, मेरे से आप पूछें। सॉरी, जहां तक पारदर्शिता का सवाल है, मैं ये नहीं सोचता कि इसके अंदर इसमें कभी भी पारदर्शिता आएगी। जहां तक गैम्बलिंग का सवाल है, ये गैम्बलिंग यदि हम रिवर्ट बैक करें 4000 वर्ष पुराना, तो महाभारत में भी गैम्बलिंग हुआ करती थी। उसके बाद यदि अब 90s की हम बात करें तो बहुत सारे क्रिकेटर्स भी इसमें इन्वॉल्व थे। उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिकेटर वाज हेंसी क्रोनियर। वो भी उनको प्रूव कर दिया गया था कि वो
इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उसके बाद इंडियन क्रिकेटर्स, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, इवन बड़े बड़े जो नाम हैं, ये कपिल देव हैं, इनका भी नाम उछला था, ये मनोज प्रभाकर हैं, रवि शास्त्री हैं, ये सभी जनों का नाम उठता था। मेरा सवाल ये था आपसे, मैं ये सोचता हूँ कि गैम्बलिंग का सवाल है वो तो कभी भी हो नहीं सकती। हेमेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे ये था, और जहाँ मेरा सवाल आपसे ये था कि क्योंकि आप क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े रह चुके हैं, आपने नेताओं को देखा एसोसिएशन चलाते हुए, तो आपको लगता है कि जब तक ये नेता रहेंगे इसमें इन्वॉल्व ट्रांसपेरेंसी कभी नहीं आ सकती है क्रिकेट में? 9 बजे से मैं बहुत बुरा हाल हो जाएगा, शाम से बैठा हूँ। सर, मैं ये सोचता हूँ कि क्रिकेट जैसे व्हाइट कपड़ों में खेली जाती थी, अब वो तो व्हाइट कपड़ों में क्रिकेट खेलना तो बंद हो गया है। नेता क्रिकेट व्हाइट कपड़ों में खेलना चालू कर दिया है। इसके बजाय नेता के बजाय यदि 75% जो क्रिकेटर्स हैं जो स्टेट लेवल खेले हैं या नेशनल लेवल खेले हैं, दे शुड बी ऑटोमेटिकली मेड मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन, वेदर वो स्टेट है या नेशनल लेवल है। चलिए प्रभु जी, इन्होंने शुरू में एक अहम बात कह दी कि ट्रांसपेरेंसी का सवाल ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी कभी हो ही नहीं सकती। ट्रांसपेरेंसी की तो बात करते नहीं ना, ये अभी भी इन्होंने एफिडेविट दिया सुप्रीम के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हम नहीं आते इसके अंदर, कि हमारा जो है वी आर रजिस्टर्ड अंडर सम कौन सा सोसाइटी एक्ट के अलावा कंपनी एक्ट के अंदर हम रजिस्टर्ड हैं, हम प्राइवेट बॉडी हैं, हम सरकार से कोई अलाउंसेस नहीं लेते, सरकार से कुछ नहीं, जबकि 2006 तक पूरा इनकम टैक्स फ्री था इनके पास। 2006 के बाद इनकम टैक्स लगना शुरू हुआ। पिछले साल भी इनको 475 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। हर एसोसिएशन को लगभग 25 करोड़ पर हर साल बीसीसीआई के माध्यम से मिलता है। आईपीएल के माध्यम से 17 करोड़ रुपए हर एसोसिएशन को मिलता है, चाहे वो मैच कराते हो चाहे नहीं कराते हो। एक एसोसिएशन को लगभग 5 साल के अंदर 75 करोड़ रुपए मिल गया, चाहे वो केरला की हो, चाहे गोवा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो। उसके पैसे का क्या हुआ इनको पता भी नहीं है। क्रिकेट गेम के हिसाब से नहीं रहा है, ये तो दिस इज जस्ट ए बिजनेस। आईपीएल का 17 करोड़ रुपए हर साल मिलता है एसोसिएशन को, यूपी एसोसिएशन को भी मिलता है। बलराज टंडन बैठे हुए हैं, बीसीसीआई के बोर्ड की मीटिंग कर लें, किसी को भी हटा दें। अब मुझे और जगह पे बात जी, मैं आप सभी को यहाँ रोक रही हूँ, मैं आप सभी को यहाँ रोकूंगी। कीर्ति जी, हमें पता है कि आपको जाना है, आपके पास वक्त नहीं है, आपसे एक जरूरी रिएक्शन हमें लेना है, इसलिए आप थोड़ी देर प्लीज हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम दिखाएंगे अभी कि एक जो इंटरनल इंक्वायरी की बात कही जा रही थी और इस स्पॉट फिक्सिंग के विवाद पर, और एक जांच समिति बनाई गई थी और उसमें बताया गया था कि संजय जगदाले एक सदस्य हैं, वो खुद ही उस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं डे 1 से ही इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। उन्होंने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं इस इंटरव्यू में। कमेटी से तो मैंने इस्तीफे के पहले ही मना कर दिया था। एक दिन पहले जब मुझे वो पत्र मिला था तो मैंने प्रेसिडेंट को उसी समय चिट्ठी लिख दी थी कि मैं इस पे नहीं रहना चाहूंगा, मैं इसकी मेरी जगह दूसरे किसी सक्षम व्यक्ति को जो आईपीएल के बारे में ज्यादा जानकारी रखता है और ज्यादा जुड़ा हुआ है आईपीएल से, उसको मेरी जगह रखा जाए। देखिए, इस पे तो मैं कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऐसा विषय है जिसपे बोलना ठीक नहीं है। पहले से कुछ उसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, तो मैं इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगा। और पहले से हम बोल दें कि क्या होगा तो ये तो कहना गलत है। किसी इंडिविजुअल के खिलाफ आवाज उठाने का मेरा तो जो इस्तीफा है उसका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है किसी इंडिविजुअल के। मैंने अपने स्वर्ण से लिया जब मुझे ठीक नहीं लगा मेरे को कि जो चल रही है उसमें बहुत सी चीजें थी जो घटनाएं घटी पिछले इस आईपीएल के दौरान, उसमें कोई ऐसा मेरा निर्णय किसी इंडिविजुअल के ऊपर नहीं था, कोई एक पर्टिकुलर घटना के लिए ऊपर नहीं था। मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, बात हुई थी पर इस्तीफा देने की बात नहीं हुई थी। पर मैं काफी दिन से सोच रहा था इस पे, और जब मैंने सोचा था कि जब उचित लगेगा तब करूंगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा था काफी देर से कि कुछ अगर ठीक से सुधर जाता है, कोई रास्ता निकलता है और सुधार का कहीं दिख रहा है तो फिर मैं इसलिए वेट कर रहा था कि क्या होता है। मेरी तरफ से तो कुछ नहीं, मेरी तो पारी हो गई, बीसीसीआई में मेरी पारी हो चुकी है और मैं अब एक आम भारतीय क्रिकेट प्रेमी की तरह क्रिकेट देखना चाहता हूं। ऐसे उन्हीं आंखों से देखना चाहता हूं, साफ सुथरा क्रिकेट देखना चाहता हूं और क्रिकेट को एक खेल की तरह देखना चाहता हूं। तो आपने सुना संजय जगदाले को, जिनका ये कहना था कि मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि मैं इस समिति का सदस्य बनकर नहीं रह सकता हूं, यानी वो थे ही नहीं इसके साथ जुड़े हुए पहले ही दिन से। जस्टिस टी जयराम चौटा जो कि दूसरे सदस्य इस समिति के हैं, उनका क्या कहना है ये भी आपको सुनवाते हैं।
He has resigned. Now we are left with two only. I don't think this commission can function unless a third person comes in his place. प्रभु जी, संजय जगदाले डे 1 से ही जांच समिति के साथ जुड़ने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने पहले कह दिया कि मैं इसके साथ नहीं था और अब इस्तीफा भी दे चुके हैं वो अपने पद से। जस्टिस चावटा कहते हैं कि जब तक तीसरा सदस्य नहीं आ जाता ये समिति जो है ये नॉन फंक्शनल है। तो किस आधार पर हम एक अच्छी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जांच की उम्मीद रखेंगे इस जांच समिति से? शीतल, पहले जो कमेटी जब बनी थी, मेरे समझ में यहाँ किसने बनाई थी, अभी तक उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, क्योंकि वर्किंग कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बीसीसीआई के अंदर, उसके अंदर कोई भी कमेटी बनाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है वर्किंग कमेटी की या एजीएम की। जो जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसके अंदर ही कोई कमेटी अपॉइंट होती है। वो कमेटी इलीगल किसी मैनेजर ने एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दिया था और जगदले साहब को पूछा भी नहीं गया था, शायद उन्हें बनाया जा गया। इसलिए वो ठीक कह रहे हैं कि इलीगल काम में जगदले साहब बहुत शरीफ आदमी, उनकी इमेज बहुत अच्छी है, अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी भी रहे हैं, अच्छे खेलते भी हैं, अच्छी इमेज है उनकी। वो तो श्रीनिवासन ने अपने एक ऑफिसर को फोन कर दिया मुंबई के अंदर, मुंबई वालों ने उनसे बात कर लिया और मैंने ये भी सुना है कि उन जजों से एक बात उनका नाम रिकमेंड किया था जो श्रीनिवासन के वकील हैं। तो इस तरह की वो कमेटी जो बनी थी वो इलीगल कमेटी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है कि कमेटी अध्यक्ष बना सकते हैं कोई भी। जैसे अभी डिसिप्लिनरी कमेटी है जिसके चेयरमैन अरुण जेटली हैं, वो ऑलरेडी काम वहां पर कर रही है, जिसका अपॉइंटमेंट जनरल बॉडी की मीटिंग के अंदर हुआ था। वो ललित की अभी तक इंक्वायरी चल रही है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अभी तक देनी है। इसलिए उनका अपॉइंटमेंट जो अभी धीरे धीरे हुआ, कल को वर्किंग कमेटी अप्रूव नहीं करेगी तो ये कमेटी जो आज एग्जिस्ट करती है 2 जजेस की, मेरे नाम से वो पेपर पे है खाली, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, वो काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको चुना किसने? मद्रास के ही दोनों हाईकोर्ट जज मिले, बाकी सारे देश के अंदर इतने सारे रिटायर्ड जजेस हैं, वहीं के लोग कैसे मिल गए? तो कमेटी जिसके बारे हम अभी तक बातचीत कर रहे हैं, मैं शुरू से मेरा मानना ये है, जगदले साहब से मैं सहमत करता हूं कि वो कमेटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। जब तक कोई सेक्रेटरी नहीं होगा, जब तक अथॉरिटी नहीं होगी, वो जजेस भी ठीक कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर सकते। उस इंक्वायरी कमेटी अब लगभग खत्म हो चुकी है। इसके लिए ये जरूरी है कि एजीएम की मीटिंग होनी चाहिए, और जैसे शरद पवार ने कहा कि होम मिनिस्ट्री को या सीबीआई को इसकी इंक्वायरी करने के लिए, कि ये बहुत बड़ा कांड है जिसके अंदर 50 लोग पकड़े जा चुके हैं और 50 शायद और पकड़े जाएंगे, कुछ और टीमें देखी जाएंगे। इसको कोई बाहर की एजेंसी को हैंडओवर कर देना चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि आईसीसी के लोगों ने इन्फॉर्म किया था बीसीसीआई को कि वो उन्होंने यहां पर इस तरह की फिक्सिंग हो रही है, जिसका उन्होंने डिनाई किया है। तो ये सब इंडिपेंडेंट तभी हो सकती है जब या सीबीआई या कोई और बाहर की एनआईए जैसी एजेंसी इसको इंक्वायरी करे। हो सकता है इसके अंदर टेररिस्ट लोग जुड़े हुए हों, तो एनआईए के पास भी जाना चाहिए इसके पास। मैं टंडन जी से सवाल करूंगी। टंडन जी, अरुण जेटली जी ने कहा था, दावा किया था कि ये जो जांच कमेटी है, सो कॉल जांच कमेटी, जो कि पेपर पर है, एकदम नॉन फंक्शनल है आज की तारीख में, इसकी रिपोर्ट का वो इंतजार कर रहे हैं स्पॉट फिक्सिंग के मामले को लेकर, और उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो कहां कार्रवाई होगी जब कमेटी ही नॉन फंक्शनल है, उसका कोई आधार ही नहीं है? इसमें मेरा सजेशन है, कम से कम जांच कमेटी को ये पहले डिसीजन ले लेना चाहिए कि फ्रेंचाइजीज जितनी हैं, यदि वो डिफॉल्टर पाई गई तो उनका 50% ऑफ द मनी वो गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। ये डिसीजन तो इनको कल मद्रास की मीटिंग में ले लेना चाहिए। उसके बाद क्या होना है, वो कितने दिन में होना है, वो अलग बात है, पर सम पेनलाइजेशन शुड बी डन। आज एम्पायर के ऊपर कोई आंख उठा लेता है तो लाखों रुपए फाइन हो जाते हैं, कोई लेट आता है तो लाखों रुपए फाइन हो जाते हैं। पर जब यदि कोई फ्रेंचाइजी डिफॉल्टर है तो उस पर आप कमेटी ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर देती कि आईपीएल के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस फ्रेंचाइजीज में, यदि वो दोषी पाई गई तो उसके ऊपर 50% पेनलाइजेशन लगाना चाहिए और वो गवर्नमेंट मनी गवर्नमेंट फंड में डिपॉजिट हो जाना चाहिए। ठीक है सुराना जी, आपकी बात सही है, लेकिन गौस मोहम्मद साहब, ये कमेटी जब पूरी ही नहीं है, कमेटी के जो 2 सदस्य हैं वही ये कह रहे हैं कि हम अभी इनकम्प्लीट हैं, हम अपनी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकते, तो फिर ये तमाम बातें तो बिल्कुल निराधार है ना। जैसा कीर्ति जी ने और प्रभु जी ने कहा था, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और एक अलग एजेंसी करे, जैसा कि पुराने अध्यक्ष शरद पवार जी ने भी कहा, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये शेर हो जाए कि कातिल भी वही, मुंसिफ भी वही, शिकवा करें तो किससे करें। तो ये चीज निकल के नहीं आनी चाहिए। निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि आईपीएल के तमाम मैचों में कैसे डिफाइन करेंगे। और रही बात बीसीसीआई की, कल की बैठक होगी, उसमें वो क्या फैसला
लेंगे, क्योंकि वो खेलों के लिए बनी है। मेरे ख्याल से इस्तीफे के अलावा और बहुत कुछ है जो सामने आने वाला है। तो एक बात मैं क्लियर कर लूं शीतल जी, क्योंकि कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते नहीं कि मैं बोर्ड में 2 मीटिंग अटेंड कर चुका हूं, तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के भी आया हूं, अभी मेरे पास है भी कुछ के अंदर। कल की मीटिंग टोटली इलीगल है। 8A उसका सेक्शन है जिसके अंदर लिखा है कि इमरजेंट मीटिंग कैन बी कॉल्ड ओनली आफ्टर गिविंग 3 days क्लियर नोटिस। 3 दिन का नोटिस दिया ही नहीं गया। कल को कोई मेंबर खड़ा हो सकता है, ये तो मेरे को लगता है किस्म से कॉन्स्पिरेसी है श्रीनिवासन की या बाकी लोगों की जिन्होंने उनको एडवाइस किया है कि आप मीटिंग बुला लीजिए। कल एक आदमी खड़ा हो जाएगा उसमें कि ये मीटिंग गलत है, कि 3 दिन का नोटिस नहीं है, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी, उसका कोई फैसला नहीं होगा। इस वर्किंग कमेटी के एजेंडा भी कोई नहीं है उसके अंदर। अगर आप बीसीसीआई की वेबसाइट पे जाइए, उसके अंदर जो अनुराग ठाकरे हैं जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, क्योंकि सेक्रेटरी नहीं है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी नोटिस दिया है, उन्हें क्लियर कोई एजेंडा नहीं लिखा टू डिस्कस द करंट सिचुएशन। अब आप जब कोई इस्तीफा नहीं दिया किसी ने, 2 वैकेंसीज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 13(8)A के हिसाब से अध्यक्ष को अधिकार है कि अगर कोई इस्तीफा देता है ऑफिस बेरर या कमेटी का चेयरमैन या उसको, अध्यक्ष उसको अपॉइंट कर सकता है, उसको वर्किंग कमेटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आज रात को श्रीनिवासन ने किसी एक आदमी को सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया या ट्रेजरर अपॉइंट कर दिया, वर्किंग कमेटी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती जब तक कि नेक्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग नहीं होगी। तो कल की वर्किंग कमेटी मेरे को लगता है श्रीनिवासन और उनके सपोर्टर्स ने इसलिए बुलाई है ताकि पब्लिक क्रिटिसिज्म डाइवर्ट हो कि मीटिंग हो रही है, शायद कोई फैसला होगा। अगर होगा तो अच्छी बात है, तभी होगा फैसला जब श्रीनिवासन इस्तीफा दे देंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो कल की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बेमायना है। ये थोड़ा भ्रम मुझे लगता है कि जो बयान अरुण जेटली जी की ओर से और राजीव शुक्ला जी की ओर से आया कि इस बैठक के बाद कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, ये शायद भ्रम उससे फैला है। हम मेरे से पूछे जी आपसे। हाँ नहीं हो सकता है तब अगर श्रीनिवासन इस्तीफा दे दें, अगर वो मान जाए कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, तब वर्किंग कमेटी इंटरिम प्रेसिडेंट अनाउंस कर सकती है। वर्किंग कमेटी के पास सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट फिल करने की इंटरिम की वैकेंसी की पावर है, बाकी किसी की पावर नहीं, सारी की सारी पावर अध्यक्ष के पास है। अगर मीटिंग क्यों नहीं बुलाते लोग जो इस्तीफा दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि 10 आदमियों के पास ये पावर है कि वर्किंग कमेटी और एजीएम की स्पेशल मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो साइन करके क्यों नहीं सामने आते कि मीटिंग बुलाइए, इस्तीफा दीजिए, नया चुनाव हम करेंगे। बिल्कुल। मैं ये अखिलेश जी से सवाल पूछूंगी। अखिलेश जी, क्यों ऐसा साफ तौर पर नहीं कहा जा रहा? ये भ्रम फैला हुआ है या फैलाया जा रहा है? ये 2020 खेलती हुई बीजेपी और कांग्रेस यहां नजर आ रही है। देखिए, ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, मैं बात शुरू से शीतल जी आपसे कह रहा हूं कि इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये सब जो हुआ है, जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो करप्शन उजागर हुए हैं, इनकी बातों को लेकर के जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो बीच में बोल रहा था। नहीं, कोई कुछ नहीं कह रहा। बात नहीं मानी जा रही है, तो आप और हम और दूसरे आपके पास हम आएंगे। पहले अखिलेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अखिलेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। जी अखिलेश जी। नहीं, मैंने पहले भी शीतल जी ये कहा है कि इसके 2 पार्ट हैं। जो अभी उजागर हुआ है, जो करप्शन, तो अगर ये लोग डे 1 से नियत ठीक रहती तो इसको क्लीन कर देते पहले दिन। और पहले भी ये सब चीजें होती रही हैं, इतने लार्ज स्केल पे खुलासा नहीं हुआ है। कई सालों बाद भी कई खुलासे होते थे कि कोई फिक्स हुआ क्या हुआ, लेकिन जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं इस एसोसिएशंस को, उन लोगों ने अपने लिए इतना ट्रांसपेरेंट और अच्छी पॉलिसी बनाई नहीं। आज ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है हिंदुस्तान में। तो ये आप भी ये नहीं चेत रहे हैं या ये नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह से एक्सपोज हुआ है क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या क्रिकेट को कंट्रोल करने वाले लोगों के नियत, ये बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि एक्सपोज हुआ। इस एक्सपोज में जो उभर के सामने आई है इमेज इसको ठीक करने का प्रयास अभी भी नहीं हो रहा। सिर्फ चालें चली जा रही हैं, जो हम ऑडियंस लोग जो समझ में आना है, सिर्फ चालें चली जा रही हैं। तो इससे फायदा नहीं होने वाला है। ये फिर मैं बार बार कहूंगा, इस एपिसोड का ठीक से जांच पड़ताल हो सकती हो, आगे के लिए नीट एंड क्लीन फुल प्रूफ पॉलिसी ये लोग बनावे, क्योंकि ये लोग जिम्मेदार है, नहीं बनाते हैं। लेकिन अखिलेश जी सवाल यही कि फिर जांच पड़ताल आखिर करे कौन? एक जांच समिति बनाई गई जो कि इलीगल है, जैसा कि प्रभु जी ने भी कहा, उसके सदस्य पूरे नहीं हैं। कल बैठक होने जा रही है जो बुलाई गई है वो भी इलीगली है। कौन जांच करेगा आखिर? शीतल जी, ये सरकार क्यों नहीं इंटरवीन करती इसमें? देखिए, एक तो पुलिस जांच हो रही है, मैं वही बता रहा हूं शीतल जी, जो सब पुलिस जांच कर रही है वो तो एक अलग पहलू है, लेकिन जो इनका इंटरनल है, इंटरनल ये क्यों जांच करेंगे, क्यों सच्चाई सामने लाने देंगे? जब सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जब ये लोग इतना क्लियर
कट कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं रखे हैं, इतने रुपए स्टेट यूनिट तक जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है, क्रिकेट को प्रमोशन के लिए कैसे खर्च हो रहे हैं, कहां खर्च हो रहे हैं, किसी को क्या पता। अभी प्रभु जी बता रहे थे कि यूनिटों को 5 साल में 50 करोड़ रुपए तक मिल जा रहे हैं। तो ये नीयत तो सबकी दिख रही है, उसमें बिल्कुल नियत सबकी दिख रही है और सब चालें चली जा रही हैं। सुराना जी, क्या बीसीसीआई इस कदर ऑटोनमस है, इस कदर ऑटोनमस हो गई है कि किसी का कोई बस ही नहीं चल रहा इस मामले में उस पर? नहीं, मैं ये नहीं समझता। ये बीसीसीआई जो है, दिस इज ए सेपरेट बॉडी, और कई दफा आपके माध्यम से, दूसरे टेलीविजन के माध्यम से बताया गया है कि बीसीसीआई ही इंडिविजुअल टूर्नामेंट कर रही है। ये दिस इज नॉट द टूर्नामेंट ऑफ कंट्री, जहां हम कंट्री का फ्लैग लेके चलते हैं, कंट्री का नाम आता है। ये दूसरे जितने भी कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इसके अंदर उसी को क्यों नहीं फॉलो करते? दूसरी जो कंट्रीज हैं, आज इनका कॉन्स्टिट्यूशन देख के हम उसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं करते? ऑस्ट्रेलिया का कहीं पे ऐसा नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट बॉडी है। ये चलाने वाले भी यही हैं, डिफॉल्टर भी बीसीसीआई है, इंक्वायरी भी बीसीसीआई कर रही है। ये कहां तक सत्य है? ये कहां तक रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए हम बात कर रहे हैं? ये मैं नहीं सोचता कि ये कभी भी हो सकेगा। ये 20 साल से तो मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, 30 साल से कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इंक्वायरी सेटअप होती हैं, इंक्वायरी क्लोज हो जाती है, कोई न कोई वाया मीडिया या गली निकाल दी जाती है और क्रिकेट वहीं की वहीं रहती है। जेंटलमैन गेम्स, और हमारा नाम जो है भारत का, स्टेट का, सारी दुनिया में बदनाम हो रहा है। ऐसी क्रिकेट को कहीं न कहीं हमारे गवर्नमेंट को इमीडिएट रोक लगानी चाहिए और टाइम बाउंड पीरियड के अंदर इनको स्पेसिफाई करना चाहिए कि इस टाइम बाउंड पीरियड के अंदर ही ये इंक्वायरी। आपके पास आऊंगी मैं। प्रभु जी, डिफॉल्टर भी वही, जांच की बात भी वही कर रही है, और जो हम देख रहे हैं नतीजा, जो खेल और शय और मात का खेल चल रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। ऐसे में कल की बैठक के बाद आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है अब आगे? क्लाइमेक्स आप क्या देखते हैं? कल की बैठक, मैंने पहले भी कहा कि कल की बैठक सिर्फ श्रीनिवासन ने डाइवर्ट करने के लिए बुलाई है। अगर वो सीरियस हैं तो उनको इस्तीफा देना होगा, तभी मायनेफुल होगी कोई मीटिंग की। अगर कल वो इस्तीफा नहीं देते और अपनी जगह अपनी मर्जी के ट्रेजरर और सेक्रेटरी अपॉइंट कर देते हैं, तो नेक्स्ट 2 महीने तक, जब तक सितंबर में मीटिंग होगी, जब चुनाव होना है जाकर के, तब तक आप ऐसे हम लोग भाषण करते रहेंगे और वो सुनते रहेंगे। सवाल ये है कि 1993 या 92 के अंदर चंद्रचूड़ कमेटी अपॉइंट हुई थी। चंद्रचूड़ कमेटी जब चीफ जस्टिस हमारे थे रिटायर होने के बाद बीसीसीआई ने उनको अपॉइंट किया था। उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। उन्होंने मैच फिक्सिंग के ऊपर, बाकी लोगों के ऊपर, उसके अंदर बड़े बड़े नेता थे, आज वो पॉलिटिशियन भी बन गए। उसके बाद मैच फिक्सिंग जो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त, कोई एक्शन उसके ऊपर आज तक नहीं लिया गया। उसके अंदर रिकमेंडेशन की गई थी कि क्या क्या होना चाहिए। चंद्रचूड़ जैसे चीफ जस्टिस की रिपोर्ट को जब उन्होंने किनारे कर दिया, क्योंकि ये एसोसिएशन जो है ये पर्सनल प्रॉपर्टी बनी हुई है। जैसे स्पोर्ट के अंदर कोई रिटायर नहीं होते, यहाँ पर एक एक आदमी 12-12 साल से क्रिकेट का अध्यक्ष बना हुआ है, क्योंकि मेंबरशिप इसकी ओपन नहीं है। अगर आप कोई और मैं कोई मेंबर बनना चाहे तो मेंबर किसी सोसाइटी का आप बन नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिमिटेड मेंबर रखे हुए हैं, घर के लोग हैं, बाकी रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं। तो जब तक क्रिकेट जो कि जनता का एक गेम है उसकी ओपन मेंबरशिप नहीं करेंगे, उसका चुनाव का डेमोक्रेटाइजेशन नहीं होगा, या कंपनी अफेयर्स जो है उनके ऊपर ऑडिट नहीं कराते हैं, तब तक इस देश के अंदर क्रिकेट के अंदर, मैंने कहा ना, 17 करोड़ रुपए अगर साल का एक एसोसिएशन को आईपीएल के टीवी राइट से केवल मिल जाता है, और उस एसोसिएशन को ना तो गेम करनी पड़ती है, ना कैंप लगाने पड़ते हैं। मैं जी चाहूंगा कि अखिलेश जी बैठे यहाँ पर, ये अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जाकर के देखें कि कितना क्रिकेट का इंप्रूवमेंट हुआ पिछले 5 सालों के अंदर, या बिहार के अंदर कोई जाकर लालू प्रसाद जी के यहाँ कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, या दिल्ली के अंदर कितने क्रिकेट क्लब लगते हैं, कितने स्टेडियम नए बने हैं। कई लोगों ने पैसा लिया है, जैसे कि यहाँ पर माधवराव सिंधिया के बेटे ने स्टेडियम अच्छा बनवाया, यहाँ पर पैसे खर्च किए हैं। दिल्ली के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, बाकी उनका पैसा बाहर से भी आया है। इतना सारा पैसा जब आ रहा है एसोसिएशन को, उनका वेस्टर्न इंटरेस्ट बन रहा है कि ना चुनाव हो, ना कोई इलेक्शन हो, ना कोई इंक्वायरी हो। अगर ये सब होना शुरू हो जाएगा तो पैसा कहां से आएगा बिना काम किए? 20 करोड़ रुपए अगर साल में मेरे को मिलता रहा है एसोसिएशन का, मैं प्रेसिडेंट परमानेंट हूं, तो मैं काहे को चुनाव होने दूंगा किसी का? बिल्कुल, जांच पर और जांच की नीयत पर एक बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर है। और अब देखना होगा कि कल की वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद जिस बड़े धमाके की बात अरुण जेटली, राजीव शुक्ला, अनुराग ठाकुर जैसे सरीखे तमाम नेता कह रहे हैं, ये बड़ा धमाका क्या होता है, या बस ये फिजल आउट होकर रह जाता है, महज एक आई वॉश, एक ढकोसला बनकर रह जाता है। इस खास बहस में शामिल होने के लिए आप सभी का धन्यवाद।